हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। अब स्टार्ट करते हैं भाई मोशन इन ए प्लेन। फॉर द फर्स्ट वन टॉपिक है मोशन इन ए प्लेन। कि कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन करता है किसी भी प्लेन में तो कैसे करता है, अब इसके बारे में बताएंगे भाई। उसके डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करेंगे, उसकी वेलोसिटीज के बारे में बात करेंगे और उसके इक्वेशन ऑफ पाथ के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो कंसीडर करता हूं किसी भी एक्स वाई प्लेन कंसीडर करता हूं भाई। कोई भी मैंने लिया, एक एक्स वाई प्लेन लिया भाई। ये कोई भी एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, दिस इज द ओरिजिन। अब यहां से कंसीडर करता हूं दो पोजीशन वेक्टर मान लेता हूं, एक r1 और एक r2। दो ऑब्जेक्ट मूवमेंट कर रही है विद टाइम t1 अगर स्टार्टिंग 0 से करूं और t पॉइंट तक मतलब t तक जाता है। मान लिया दिस वन इज द a पॉइंट विद r1 पोजीशन वेक्टर। अब यहीं से स्टार्ट करता हूं सेकंड का। मान लिया ये कोई b है पॉइंट, जहां पे इसका पोजीशन वेक्टर मान लिया r2। अगर मैं यहाँ पे, अब ये मेरे पास है, अगर यहां से अब डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं, डिस्प्लेसमेंट की, तो ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किया ये। क्लियर है भाई। अब इस डिस्प्लेसमेंट को मैं क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं r2 वेक्टर माइनस में r1 वेक्टर, क्योंकि r2 बड़ा है र1 छोटा है। ठीक है, तो अब मैं यहां से क्या करता हूं, आप यहाँ पे लिखोगे कंसीडर एक एक्स वाई प्लेन कार्टेशियन प्लेन में मैंने क्या किया, दो पोजीशन वेक्टर माने ए एंड बी विद द डिस्प्लेसमेंट जो मेरे पास आया वो है ए बी। तो डिस्प्लेसमेंट की अगर स्टेटमेंट में निकालना चाहूं, क्या निकालूं भाई, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट अगर निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट को लिखूंगा किससे, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या है ए बी, तो ए बी को निकालते हैं भाई। ए बी को निकालने का तरीका क्या है, अब इस ट्रायंगल में बात करूं, इन ट्रायंगल ओ ए बी। अब इस अगर ट्रायंगल में बात करता हूं अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ, अब ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग में, अब ट्रायंगल लॉ का वेक्टर फॉर्म तो क्या कहता है, ट्रायंगल लॉ का वेक्टर फॉर्म तो ये कहता है दैट ओ ए वेक्टर प्लस में ए बी वेक्टर इज इक्वल टू, मैं बात करूं दैट इज द ओ बी वेक्टर के, मींस ओ ए वेक्टर प्लस में ए बी वेक्टर इज इक्वल टू किसके बराबर है, ओ बी वेक्टर के बराबर। दिस इंप्लाइज यहां से मेरे को डिस्प्लेसमेंट निकालना है। डिस्प्लेसमेंट है मेरे पास क्या है ए बी, तो ए बी वेक्टर निकालना है। दैट इज वो आपके पास क्या है ओ बी वेक्टर माइनस में ओ ए वेक्टर हो जाएगा भाई। वैल्यू पुट करता हूं तो ए बी की वैल्यू जो मेरे पास आती है वो क्या है r2 वेक्टर माइनस में r1 वेक्टर इज इक्वल टू में ओ बी क्या है आपके पास r2 वेक्टर माइनस में r1 वेक्टर। कहने का मतलब ये तो आ गया ना बराबर। अब कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास वहां से वैल्यू अगर निकाली r2 माइनस r1, वो किसके निकाले थे अकॉर्डिंग टू द ट्रायंगल लॉ। अब यहाँ पे आप इसको क्या करोगे, ये हमारे पास इक्वल आ गया, इसका मतलब ये क्या है हमारे पास ए बी वेक्टर। तो ए बी वेक्टर की वैल्यू आपके पास क्या आ गई r2 माइनस में r1। अब मैं बताऊं कि मैं कंसीडर करके करूं कि मेरे पास जो r1 वेक्टर है, क्या करूं भाई, अब इसको कोऑर्डिनेट में प्लेन में करूं तो r1 वेक्टर की अगर वैल्यू को लिखूं ए वेक्टर को, तो ये मेरे पास x एक्सिस और y एक्सिस के अलोंग में कोऑर्डिनेट अगर पॉइंट दूं तो ये तो बन गया y1 और ये बन गया x1। ए बी का अगर नाम दूंगा तो ए बी का कंपोनेंट वेक्टर ये जा रहा है, यहां से ये हुआ दिस इज y2 और ये आपके पास कोऑर्डिनेट अगर प्लेन में करता हूं तो ये क्या आया x2। तो कोऑर्डिनेट में करने के बाद अगर मैं वैल्यू को लिखूं, किसकी वैल्यू को, r1 की वैल्यू को, तो कोऑर्डिनेट में रखने के बाद r1 की वैल्यू को लिखूं इन द टर्म ऑफ x एक्सिस एंड y एक्सिस की टर्म में, और कंपोनेंट वेक्टर अगर साथ ले करता हूं तो क्या बनेगा, अब x के साथ में तो क्या कंपोनेंट लगता है, x के साथ में तो लगता है i कंपोनेंट, और j y के कंपोनेंट के साथ में j कंपोनेंट लगता है। अब यहां से अगर मैं लिखूं कि r1 इज इक्वल टू, मैं r1 को लिखूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, तो मेरे पास एक तो पॉइंट x1 के साथ में आ रहा है तो x1i प्लस में जो y के साथ में आ रहा है y1j वेक्टर। ठीक है, अब यहां से अगर r2 कंपोनेंट को लिखूं तो भाई मेरे पास r2 का अब जो वैल्यू आ रही है वो क्या है b पॉइंट पे, तो b पॉइंट पे r2 का y2 है और x2 है, देन x2i वेक्टर प्लस में y2j वेक्टर। क्लियर है। अब यहां से अगर मैं डिस्प्लेसमेंट निकालूं, क्या ए बी अगर निकालता हूं ए बी वेक्टर इज इक्वल टू में वो क्या है
R2 वेक्टर माइनस में R1 वेक्टर इज इक्वल टू में, अब वो क्या निकाला आपने, R2 तो क्या है आपके पास है x2i प्लस में y2j माइनस में इसके R1 के वेक्टर के x1i प्लस में y1j। क्लियर है भाई। अब यहां से अगर मैं वैल्यू को देखूं तो मैं यहां पे लिखता हूं आपके पास क्या, अब यहां से अगर मैं निकालूं ए बी वेक्टर को, किसको निकालूं, ए बी वेक्टर इज इक्वल टू में अगर मैं निकालूं, अब एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को दोनों के एक साथ लिखता हूं भाई, कैसे, यहां से मैं आई कंपोनेंट को एक तरफ और वाई कंपोनेंट को एक तरफ, कहने का मतलब x2i प्लस में y2j, ठीक है, माइनस का साइन है, ब्रैकेट खोलता हूं तो ये आपके पास आया x1i माइनस में y1j। अब x1 एक तरफ, i वेक्टर कंपोनेंट एक तरफ और j को एक साथ लिखता हूं भाई, तो आपके पास क्या बना कि x2 i कंपोनेंट अगर मैं बाहर ले लूं i कंपोनेंट को तो क्या बना, x2 माइनस में x1 प्लस में y2 माइनस में y1 और किसके, j कंपोनेंट के, ठीक है। तो ये आपके पास क्या बना, ए बी वेक्टर जिसको मैं लिख रहा हूं R2 माइनस में R1, ठीक है, जो कि हमारे पास क्या है, ए बी है। अब यहां से अगर मैं निकालूं भाई इसका मैग्नीट्यूड, क्या निकालूं, इसका मैग्नीट्यूड, यहां से अब इसका निकालता हूं भाई मैग्नीट्यूड अगर निकालता हूं तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आपने देखा होगा वहां पे हम क्या करते थे कि जो भी मेरे पास आता है इसका क्या कर देता हूं, स्क्वायर का अंडर रूट, क्योंकि मैं यहाँ पे अगर मैग्नीट्यूड की निकालने के बाद मेरे पास क्या आएगा, x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर, क्योंकि i कंपोनेंट, अब इसका स्क्वायर करूं तो i तो क्या बन जाएगा 1, ठीक है, प्लस में y2 माइनस में y1 सारे का होल स्क्वायर और सारे का अंडर रूट, तो ये आपके पास क्या बन गया, मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो आपके पास ये यहाँ पे कंप्लीट होता है इसका डिस्प्लेसमेंट। क्लियर भाई। आगे करेंगे वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अभी करते हैं क्या, वेलोसिटी। अब निकालते हैं भाई वेलोसिटी। अब अगर वेलोसिटी में निकालता हूं तो वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करता हूं, वेलोसिटी निकालने के लिए होता है क्या, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम टेकन, जो टाइम लिया है। अब टाइम क्या लिया है, दो पार्टिकल्स घूम रहे हैं तो एक का मान लिया, इसके लिए तो मान लिया क्या t1 और उसके लिए क्या मान लिया, उसने लिया t2 टाइम। तो एक तो टाइम t1 में और एक टाइम में t2 में, ठीक है। देन डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी अगर मैं निकालता हूं v इज इक्वल टू में डिस्प्लेसमेंट हमने निकाली थी दैट इज a b अपॉन में, अगर मैं यहाँ पे टाइम टेकन निकालूं तो टोटल टाइम कितना लिया है, टोटल टाइम अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो ये लिया है दैट इज x2 माइनस में x1। अगर मैं नाम रखूं यहाँ पे, इसको आप m रख सकते हो, इसको रख सकता हूं n, तो अपॉन में mn। देन वेलोसिटी इज इक्वल टू में डिस्प्लेसमेंट क्या आया था r2 माइनस में r1 अपॉन में mn की वैल्यू को अगर मैं बात करूं तो क्या आ जाएगा t2 माइनस में t1। तो ये आपके पास आती है वेलोसिटी अकर बाय एन ऑब्जेक्ट। ठीक है भाई, ये तो आ गया वेलोसिटी के बारे में। अब मैं बात करता हूं इक्वेशन ऑफ मोशन कि जिसके अलोंग में मेरे पास क्या करेगा, जो पार्टिकल्स है वो पाथ ट्रेवल करेगा। तो मैं क्या लिखूं भाई, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ पाथ, कि अगर मेरे पास इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ पाथ निकालना है तो कैसे निकालोगे। अब यहां से आपने पढ़ा है वेलोसिटी जो मेरे पास आया r2 माइनस r1 अपॉन में t2 माइनस में t1। अब इसी को यूज करते हुए मैं t2 को इधर लेके आता हूं, सिर्फ क्या बनाता हूं, मैं बनाता हूं दैट इज r2 माइनस में r1 इज इक्वल टू में वेलोसिटी आ गया इनटू में t2 माइनस में t1, ये आपके पास आया। अब यहाँ पे अगर मैं कंपोनेंट देखूं दैट r2 माइनस r1 इज इक्वल टू v इनटू में t2 माइनस में t1, ये आपके पास इक्वेशन ऑफ, अगर मैं पाथ निकालूं यहाँ से तो मैं क्या करता हूँ, r1 को उधर लेके चला जाऊं तो मेरे पास r2, जो मेरे पास सिर्फ r2 बचा है वो मेरे पास कितनी, क्योंकि इक्वेशन ऑफ पाथ निकालना है, ये पाथ जो उसने ट्रेवल किया है, तो ये पाथ निकालने के लिए मैं क्या करूंगा दैट r2 इज इक्वल टू उधर गया r1 हो गया प्लस का प्लस में v इंटू में t2 माइनस में t1। ठीक है भाई। अब मैं सिर्फ एक रिजोल्यूशन करता हूं, क्या रिजोल्यूशन करता हूं कि r2 को तो डिस्प्लेस कर देता हूं, डिस्प्लेस क्या कर देता हूं भाई, r2 वेक्टर को तो कर देता हूं r वेक्टर से, ठीक है, और r1 वेक्टर को कर देता हूं r नोट वेक्टर से।
ठीक है, वेलोसिटी है ही, और t2 को कर देता हूं मैं किससे, टाइम टेकन t से, और t1 का टाइम टेकन कर देता हूं कि स्टार्टिंग में ओरिजिन पॉइंट क्या था, 0। ठीक है भाई, अब करता हूं इसको आगे। अब मैं अगर इसको डिस्प्लेस करता हूं, r2 को r से करता हूं, तो ये इक्वेशन जो मेरे पास बनेगी, दैट r यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू, मैं r1 की वैल्यू को पुट किया, r नोट प्लस में v तो है ही, इनटू में t माइनस में 0, देन इक्वेशन बन के आपके पास आई r नोट प्लस में v इनटू में t। ये आपके पास इक्वेशन बन के, इक्वेशन नंबर क्या डाल देता हूं भाई, 1 डाल देता हूं। ठीक है, अब आपके पास सारा क्लियर। अब मैं क्या करता हूं भाई, अब इनको रिजोल्यूशन वेक्टर में मैग्नीट्यूड में लिखता हूं। तो अगर मैं मैग्नीट्यूड में लिखूं तो वेलोसिटी को तो क्या लिख सकता हूं, वेलोसिटी को लिख सकता हूं एक्स एक्सिस के टर्म में, वाई एक्सिस के टर्म में अगर मैं लिखूं, देन vxi प्लस में vyj लिख सकता हूं भाई। अगर मैं यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहूं, मैग्नीट्यूड अगर मैं निकालूं तो क्या बनेगा, दैट इज vx का स्क्वायर प्लस में vy का स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, अब r यूनिट वेक्टर है, उसको अगर कंपोनेंट में लिखता हूं तो क्या करता हूं, r यूनिट वेक्टर जो मेरे पास है उसको क्या लिख सकता हूं, उसको लिख सकता हूं x i प्लस में y j। ठीक है, ओके। अब मेरे पास जो r नोट है, इसको लिख सकता हूं किससे, r नोट इज इक्वल टू में x नोट i प्लस में y नोट j लिख सकता हूं भाई। अब सिर्फ क्या करता हूं, इस इक्वेशन में क्या करता हूं, इस वैल्यू को पुट करता हूं। अब इक्वेशन में 1 में पुट करता हूं सारी टर्म को, देन आपके पास r की वैल्यू आई, दैट इज एक्स आई प्लस में वाई जे इज इक्वल टू में r नोट की वैल्यू अगर मैं लिखूं, देन x नोट i प्लस में y नोट j प्लस वेलोसिटी का अगर मैं कंपोनेंट लिखता हूं तो वेलोसिटी का कंपोनेंट है मेरे पास vxi प्लस में vyj इनटू में मैं बात कर लूं किसकी, t की। ठीक है, अब यहां से मैं भाई देखूं, यहां से मैं क्या चेक करता हूं, यहां से चेक करता हूं कि i कंपोनेंट i कंपोनेंट i कंपोनेंट j j j, तो तीनों को अलग अलग लिख सकता हूं। इट मींस एक्स आई प्लस में वाई जे को अगर मैं लिखना चाहूं तो इस तरीके से लिख सकता हूं। कैसे, इधर दोनों के एक तरफ लिख लेता हूं। कहने का मतलब कि एक्स नोट प्लस में वी एक्स इंटू में आई हो जाए। ठीक है, प्लस में यहां पे अगर मैं लिखूं वाई नोट प्लस में वी वाई इंटू में जे हो जाए, और इंटू में कंपोनेंट वेक्टर आपके पास क्या है, टी। तो यहाँ पे भी टी से मल्टीप्लाई कर दूं और यहाँ पे भी क्या कर दूं, टी से मल्टीप्लाई कर दूं। ठीक है भाई, अब भाई हमारे पास आप दोनों कंपोनेंट को एक साथ लिख सकता हूं, दैट इज एक्स आई प्लस में वाई जे इज इक्वल टू, यहां से अगर आई और आई को एक कंपोनेंट में लिखूं, देन एक्स नोट माइनस एक्स नोट आई प्लस में वी एक्स आई इंटू में टी हो जाए भाई। ठीक है, ठीक है, प्लस में यहां से अगर लिखूं वाई नोट जे प्लस में वी वाई जे इंटू में टी हो जाए। अब इसको लिखने का तरीका क्या हो सकता है, इसको लिखने का तरीका कि आई कंपोनेंट तो आपने बाहर ले लिया, तो आई कंपोनेंट जो मेरे पास था वो बाहर आ गया, दैट इज एक्स नोट प्लस में वी एक्स इंटू में टी। ठीक है, प्लस में वाई नोट प्लस में वी वाई इंटू में टी, दैट इज जे कंपोनेंट। तो ये आपके पास आया एक्स आई प्लस में वाई जे। क्लियर है भाई। अब यहां से अगर दोनों को कंपेयर करूं, ये एक्स एक्सिस के टर्म में हो गया, ये वाई एक्सिस के टर्म में, तो एक्स की वैल्यू को अगर निकालना चाहूं तो एक्स कंपोनेंट को एक्स के साथ बिलोंग करता हूं, तो आई कंपोनेंट तो हट गया, तो आपके पास क्या बचा, एक्स नोट प्लस में वी एक्स इंटू में टी। इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, इक्वेशन नंबर ए नाम मान लो इसको। ठीक है, अगर वाई एक्सिस को कंपेयर करता हूं वाई एक्सिस के साथ, देन जो मेरे पास इक्वेशन ऑफ मोशन आया, दैट y इज इक्वल टू, वो क्या आया, y नोट प्लस में वी वाई इंटू में t। इसको इक्वेशन नंबर बी। और एक चीज हमें भी पता है कि अगर x के अलोंग में जाऊंगा तो x एक्सिस के अलोंग में वेलोसिटी ट्रैवल करेगा, y के अलोंग में जाऊंगा तो y एक्सिस के अलोंग में ट्रैवल करेगा। अब इन दोनों इक्वेशन से मैं निकाल सकता हूं इक्वेशन ऑफ पाथ। क्या निकाल सकता हूं भाई, इक्वेशन ऑफ पाथ। देखिए कैसे निकालते हैं। अब भाई मेरे पास है इक्वेशन ऑफ पाथ, कि अगर मेरे पास वहां पे इक्वेशन ऑफ पाथ निकालना है कि पाथ क्या है उसका, तो कैसे निकालो भाई। अभी हमने ए इक्वेशन और बी इक्वेशन को माना है, अब यही दोनों टर्म से अगर ए इक्वेशन की टर्म से मैं टाइम निकालूं, क्या निकालूं,
टाइम निकालूं देन t इज इक्वल टू में जो t का आएगा अगर उसकी वैल्यू आप निकालो तो क्या आएगा भाई, ये इधर आएगा तो माइनस का, दैट इज ये हो जाएगा x माइनस में x नोट अपॉन में आपके पास क्या बच गया vx। ठीक है, अब इस वैल्यू को मैं पुट करता हूं किसमें, पुट इट इन इक्वेशन बी इक्वेशन में अगर मैं पुट कर दूं यहां पे, देन आपके पास क्या बचेगा, देन y इज इक्वल टू में y नोट प्लस में vy इनटू में टाइम की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे लिखूं दैट इज x माइनस में x नोट और डिवाइडेड बाई क्या आया, डिवाइडेड बाई आया vx। ठीक है, अब यहाँ पे ये आपके पास आई है इक्वेशन ऑफ पाथ, क्योंकि y एक्सिस क्या मैं निकालूंगा तो मेरे पास इक्वेशन ऑफ पाथ कितना ट्रेवल करा है। दूसरे टर्म अगर आपको नहीं देखे यहाँ से तो मैं यहाँ से देखता हूं कि vy अपॉन में vx, vy अपॉन में vx कहने का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन में बेस किसके बराबर होता है, टेंजेंट के बराबर होता है। और टेंजेंट का मतलब ये क्या निकाल के दे रहा है, ये निकाल के दे रहा है स्लोप ऑफ द लाइन। तो स्लोप अगर निकाल रहा है तो आपके पास क्या आता है, इक्वेशन ऑफ मोशन। तो यहाँ पे आपके है मोशन इन ए प्लेन, ये आपके पास कंप्लीट हमने पार्ट किया। एक किया था डिस्प्लेसमेंट, दूसरा है वेलोसिटी, फिर हमने किया इक्वेशन ऑफ मोशन कि हमारे पास मोशन किस लेवल में ट्रेवल करता है, और एक हम निकाला है इक्वेशन ऑफ पाथ। तो इन्हीं चारों टाइप पे आपके पास यहाँ पे ये कंप्लीट होता है। और इसी के साथ अब आगे करेंगे क्या कि एक्सेलरेशन का पार्ट कैसे कंप्लीट होता है, मोशन इन ए प्लेन ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है भाई, ओके। अगर